हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कॉन्सेप्ट में स्वागत है। फ्रेंड, आज का हमारा यह वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के हम अपने इस वीडियो में समावेशी विषय के अंतर्गत कक्षा प्रबंधन के आयाम नामक टॉपिक को लेकर के आए हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कक्षा प्रबंधन के कितने आयाम होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षा प्रबंधन के आयाम, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि कक्षा क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं। कक्षा प्रबंधन जो क्लास मैनेजमेंट है, उसमें जो क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनको एक मैनेज करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कुछ हमको अप्रोचेज की आवश्यकता होती है। आयाम जो आपके सामने, जैसे हर्बट आयाम, मूल्यांकन आयाम, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, इस शिक्षा संगठन जिसमें स्मृति, समझने एवं अनुक्रिया का स्तर आदि की बात कही गई। ये आयाम कक्षा प्रबंधन से संबंधित प्रारंभिक आयाम है, प्राचीन आयाम है, जिन्हें हम एक एक करके बारी बारी समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला आयाम हर्बट आयाम। हर्बट का नाम आपने सुना ही है। शिक्षा जगत में हर्बट महोदय का काफ़ी योगदान है। टीचिंग सब के क्षेत्र में अगर हम देखें, शिक्षण के क्षेत्र में देखें, तो इनका जो एक हर्बट पाठ्य योजना जो इन्होंने दी, तो इस तरह इनका काफ़ी योगदान है। तो इसी तरह क्लास मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्होंने जो आयाम दिया, जिसे हर्बट आयाम बोलते हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत प्राचीन आयाम है। कक्षा प्रबंधन का यह बहुत प्राचीन या यूँ कहें कि प्रारंभिक आयाम है। यह कक्षा प्रबंधन का पाठ्य वस्तु केंद्रित आयाम है। कहा जाता है कि यह पाठ्य वस्तु केंद्रित आयाम है। क्यों आयाम है? क्योंकि इसमें अध्यापक नियंत्रण अनुदेशों पर आधारित है। यह तो जो अध्यापक है वो उसके जो नियंत्रित अनुदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, उन पर यह आयाम आधारित होता है। इसमें कक्षा प्रबंधन की समस्त क्रियाकलापों का प्रबंधन जो है अध्यापक द्वारा किया जाता है। जैसे नियंत्रण है और जितनी भी क्रियाकलापें होती हैं, क्लास में बच्चों को बैठाना, उन्हें निर्देशित करना, उन्हें बताना, समझाना, जो भी चीज़ होती हैं, सारी चीज़ों का कंट्रोल किसके पास होता है? अध्यापक के पास होता है। और इसमें जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, उनकी इतनी सहभागिता नहीं होती, इसलिए कह दिया जाता है कि उदासीन श्रोता, यानी कि वो सिर्फ जो है आपको एक दर्शक के रूप में होते हैं। और इसमें सारा जो प्रबंधन का जिम्मेदारी होती है वो अध्यापक की ही होती है और वही प्रमुख मुख्य भूमिका में होता है। यह भी कहा जाता है कि यह विषय के रटने पर बल देता है। इस आयाम को विचारहीन शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। यह जो ऊपर कहा गया कि पाठ्य वस्तु केंद्रित है, तो यह है कि जो विषय है उस पर यह केंद्रित रहता है, उसके रटने पर बल देता है, उस पर बल देता है, ताकि बच्चा जो है वो जो भी टॉपिक उसको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उस पर वो केंद्रित रहे। ठीक है। तो इस तरह ये हर्बट का एक प्राचीन आयाम है। इसमें अध्यापक सक्रिय रूप में भूमिका निभाता है, विद्यार्थी जो होते उदासीन श्रोता होते हैं। इसे पाठ्य वस्तु केंद्रित आयाम कहा जाता है, क्योंकि ये विषय के रटने पर बल देता है और इसी कारण इसे विचारहीन शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, आगे कहा गया है कि इसमें 5 पद होते हैं, यानी कि इस आयाम के 5 पद होते हैं। तो जो पहला पद बताया गया वो तैयारी है ना, प्रिपरेशन की तैयारी कैसे की जाती है। तो इसके अनुसार यह है कि हर्बट के अनुसार बालक के मस्तिष्क को नवीन ज्ञान प्राप्त करने ये तैयार करना आवश्यक है। जिस प्रकार बीज बोने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बालक को तैयार किया जाता है। तो इसमें यह कहा गया है कि देखिए, तैयारी कि बालक के मस्तिष्क को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो जो बालक के पास पूर्व ज्ञान है उसको आप जानते हैं,
उसके आधार पर जो आप सिखाने जा रहे हैं उसे बालक को सीखने के लिए तैयार करते हैं, है ना। तो जैसे आप लोग बीएड में शिक्षण में देखते हैं कि आप प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उस दौरान पूर्व ज्ञान को टटोलते हैं और नवीन ज्ञान की ओर उसको ले जाते हैं, जिससे वो सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसी तरह इसीलिए कहा गया कि इसकी तुलना की गई, जिस प्रकार बीज बोने से पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बालक को भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसमें नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान, या यूँ कहेंगे पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, तैयार किया जाता है बच्चे को, जिससे कि वो आगे को सीखने के लिए तैयार हो जाए, प्रेरित हो जाए, है ना, उत्तेजित हो जाए, तभी तो उसकी लर्निंग होगी। इस प्रकार तैयारी कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण माना जाता है। तो ये कक्षा प्रबंधन का एक प्रारंभिक चरण यही होता है कि बालक को जो भी आप सिखाने जा रहे हैं तो उससे पहले उसे जो है तैयार करिए। अगर बालक सीखने के लिए तैयार नहीं हो पाता है तो फिर आपके द्वारा जो भी चीज़ बालक को सिखाई जाएगी या नवीन ज्ञान सिखाया जाएगा, दिया जाएगा, तो वो उससे उतना जुड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से तैयार है ही नहीं। इसलिए उसको जो है प्रेरित करने के लिए आपको उसके प्रीवियस नॉलेज को ज़रूर एक बार देखना होगा, तब जाके कहीं वो आपकी नवीन बात को सीख पाएगा। अगला देखते हैं। अब सेकंड पद जो बताया गया वो है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इस पद में अध्यापक विशेष सामग्री को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त इत्यादि पर आधारित होती है। तो अब आप क्या करते हैं कि जब बच्चे को आपने तैयार कर लिया, उससे प्रेरित कर लिया, है ना, उत्तेजित कर लिया सीखने के लिए, तो अब हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी प्रकरण विषय टॉपिक है, अब हम उसको प्रस्तुत करते हैं बच्चे के सामने, प्रेजेंट करते हैं। तो उसको यूं ही नहीं प्रेजेंट करते, बल्कि जो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर हम अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। जैसे सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त इत्यादि पर आधारित होता है। तो इस तरह के शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से हम अपनी जो विषय सामग्री है उसे बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं। फिर आगे कहा गया है कि प्रस्तुतिकरण में विभिन्नताओं का समावेश होता है। जो प्रस्तुतिकरण है उसमें विभिन्नताओं से मतलब यह है कि उसमें जैसे जिस सिद्धांतों की बात की गई, तो उसमें विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हम अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखिए इसके सामने है व्याख्या, विवरण, प्रदर्शन, दृष्टांत, उदाहरण, चित्र, प्रारूप, कथन आदि। ये सारी चीज़ें हैं। व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है, किसी चीज़ का विवरण देना, प्रदर्शन करना, दृष्टांत का मतलब होता है किसी चीज़ में उदाहरण दे करके समझाना या कुछ कहानी विशेष रूप से वो करना, है ना। चित्र है, कोई चार्ट है, मॉडल है, प्रारूप मॉडल है, कथन है, कोई स्टेटमेंट है। इन सारी चीज़ों को मिला जुला करके, इनका सबका प्रयोग करके हम अपनी विषय सामग्री को बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी आप शिक्षण में देखते थे कि सहायक सामग्री के इस्तेमाल की बात कही जाती है, कोई इस प्रदर्शन के लिए कहा जाता है। इन सारी चीज़ों का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि जो भी हम बातें प्रस्तुत कर रहे हैं उन सारी चीज़ों में कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो ये भी आगे देख कहा गया कि अध्यापक को प्रस्तुतिकरण के समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए। अब कौन सिद्धांत? जैसे क्रमबद्धता व स्पष्टता का सिद्धांत। तो जैसे क्रमबद्धता, तो जो भी हम टॉपिक, प्रकरण, विषय बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक क्रमबद्ध स्थिति में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसके जो विभिन्न भाग हैं, पार्ट हैं, वो क्रमबद्ध ना हो। अगर वो क्रमबद्ध नहीं है तो बालक का जो प्रीवियस नॉलेज है वो आप जुड़ नहीं पाएगा नवीन ज्ञान। जैसे आपसे कहा जाता था शिक्षण पाठ योजना बनाते हैं कि शिक्षण बिंदु को कहा जाता है कि पहले किसी भी चीज़ का आप उसका परिचय दीजिए, फिर उसके विभिन्न प्रकार, विशेषताएं, भाग, महत्व इस तरह बतलाइए। तो ये एक क्रमबद्धता और एक स्पष्ट नॉलेज की बात है कि जब हम किसी बालक को कोई क्रमबद्ध चीज़ समझाएंगे तभी वो जो है उस चीज़ को समझ पाएगा। सभी जो भाग हैं वो सब क्या हों, जो भी स्टेप हैं हमारे, जो भी बिंदु हैं,
जो भी टॉपिक के हमने बिंदु बांट रखे वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हो, क्रमबद्ध हो, एक के बाद एक। सेकंड देखिए क्या है कि चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। तो इसमें क्या कहा गया है, बताया जाता है कि इसके अंतर्गत चयन सिलेक्शन किया जाता है किस चीज़ का, कि क्या प्रस्तुत किया जाना है और कितना प्रस्तुत किया जाना है। तो इसमें यह देखा जाता है कि हम क्या बच्चे को प्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी टॉपिक हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें यही है कि उसे क्या आज उसे क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। ये भी चीज़ महत्वपूर्ण होती है। जब हम क्लास के अंदर इंटर करते हैं उसके पहले जो भी तैयारियां करते हैं तो उसमें ये सिलेक्शन और डिवीज़न का सिद्धांत जो है सामने आता है कि हमको क्या करना है, कैसे उसको जो है आज क्या टॉपिक पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो ये इसमें दूसरा बताया गया चयन विभाजन सिद्धांत। तीसरा एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण के सिद्धांत में ये कहा जाता है कि जो भी हम विषय सामग्री है उसके सभी भाग जो है एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, एकीकृत होने चाहिए। ये कहा जाता है कि नवीन ज्ञान या विषय सामग्री के सभी पदों अर्थात प्रत्येक भाग पर पहले संपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, फिर उसे अन्य भागों से एकीकृत किया जाना चाहिए। तो जो हमारी टॉपिक है, जो भी हमारा विषय है, जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें यही कहा गया कि प्रत्येक भाग पर संपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, कि बालक को प्रत्येक भाग के बारे में बताना चाहिए, फिर अन्य भागों से एकीकृत करना चाहिए, फिर उसके अन्य चीज़ों से उसको जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। तीसरा बताया गया तुलना। इसमें तुलना से मतलब ये है कि इस पद में सीखे जाने वाले नवीन विचारों या ज्ञान को पहले से ज्ञात विचारों, क्या नवीन ज्ञान या विचारों को पहले से ज्ञात विचार तथा तथ्यों से संबंधित किया जाता है, वह तुलना की जाती है। तो इसमें तुलना में यही है, तुलना कहें अगर आप और इसको हरवर्ड के जब पढ़ेंगे तो उसमें संबंधीकरण भी इस पद को कहते हैं, कि इसमें यह है कि सीखने वाले नवीन ज्ञान को पहले से ज्ञात विचार तथ्यों से संबंधित किया जाता है, तुलना की जाती है। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है कि बच्चा क्या जानता है और हम उसे क्या सिखाने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें यह कहा जाता है इस आयाम में अध्यापक कार्य विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करना है, अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना तथा नवीन तथ्यों का पूर्व ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना से तात्पर्य एक प्रकार के संबंध का स्थापित करना है कि बच्चा क्या जानता है और उसे हम क्या सिखाने जा रहे हैं, कितना जानता है, कितना शेष है। इन सारी चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए फिर हम एक स्ट्रेटजी तय करने में हमें मदद मिलती है, फिर हम उसी स्ट्रेटजी के अनुसार आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला जो पद है प्रयोग। इसमें ये कहा गया कि इस पद में प्रयोग के द्वारा छात्रों को क्रियाशील बनाए रखा जाता है। तो जो भी बच्चा सीखता है, जो भी आपने ज्ञान दिया, जो भी उसको नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके जब उसे प्रयोग कराया जाता है, कोई प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी चीज़ों को उसके व्यवहारिक जीवन में ढालने के लिए बताया जाता है, तो वो क्रियाशील बनाए रखा जाता है। और कैसे यह मनोवैज्ञानिक रूप से ज्ञान की पुष्टि व एकीकरण करता है, क्योंकि प्राप्त किए ज्ञान को समान परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी बालक ने सीखा है, जानकारी प्राप्त की है, उन सारी चीज़ों के आधार पर समान परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी ज्ञान उसको मिला है वो एक समान परिस्थितियों में उसको जब प्रयोग करता है तभी वो ज्ञान की पुष्टिकरण एकीकरण, मतलब तभी वो ज्ञान उसके मजबूत होता है और वो उसको सीखता है, तभी उसके अंदर उसके प्रति एक अभिवृत्ति का या दृष्टिकोण का विकास होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए सामान्यीकरण। इस पद में अध्यापक कार्य छात्रों में सुएकत्रित व सुनियोजित संबंधित सामग्री से सामान्य सिद्धांतों की रचना की योग्यता का विकास करना है। सामान्यीकरण से तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, तो उसके बारे में एक सामान्य सी धारणा विकसित होती है, एक सामान्य सा निष्कर्ष विकसित होता है। वही है यहाँ पर कहा गया कि इसमें अध्यापक कार्य छात्रों में सुएकत्रित, जो अध्यापक ने बच्चों को बताया है या बच्चों ने जो सीखा है, ठीक है, सुनियोजित प्री प्लान्ड, जो एक संबंधित सामग्री है जो उसके पास है, उसके आधार पर सामान्य सिद्धांतों की रचना, जो वो एक निष्कर्ष बनाने की जो योग्यता होती है। जैसे हम कहते हैं कि आपने क्या सीखा, आप क्या जानते, आपने क्या समझा, ज़रा बताओ, इस तरह की जो योग्यता है इसके अंतर्गत उसका विकास किया जाता है ना। इसमें कहा गया कि इस चरण में अध्यापक कार्य पर्दे के पीछे रहना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो उसको
किसी चीज़ की अभिव्यक्ति करने को मिलेगा, जैसे पीछे प्रयोग देखा, तो प्रयोग करने को मिलेगा, कुछ कार्य करने को मिलेगा, तभी उसके प्रति क्या है, बालक के अंदर एक सामान्य जो भी सामान्यीकरण है, सिद्धांत है, निष्कर्ष है, तभी वो विकसित कर पाएगा। तो इसमें उसको अवसर दिया जाता है, इसीलिए कहा गया कि इस कार्य में अध्यापक का पर्दे के पीछे रहना होता है, बस वो निर्देशित करता है, देखता है, उन्हें वॉच करता है, ऑब्जर्व करता है, और जो बच्चे होते हैं क्लास में वो अपनी योग्यता का विकास करते हैं। अगला देखिए आयाम, मूल्यांकन आयाम जो है अगला आयाम है, जिसका प्रतिपादन किसने किया? कक्षा प्रबंधन का आयाम बीएस ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अंतर्गत शिक्षण को त्रिपदी प्रक्रिया से संलग्न माना जाता है। तो ब्लूम साहब ने 3 पद बताए, जिसमें कि पहला पद है शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। इस तरह उन्हें त्रिपदी की बात करी, 3 पद की बात करी। इसमें कहा गया है कक्षा प्रबंधन हेतु शिक्षा के उद्देश्यों को जानना आवश्यक। क्यों? क्योंकि उद्देश्य ही किसी कार्य के परिणाम को दिशा प्रदान करते हैं, है ना। बिना किसी उद्देश्य के कोई भी कार्य क्या होता है? उद्देश्यहीन हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले उद्देश्य को जानना आवश्यक है। ठीक है। किसी भी क्रिया द्वारा व्यवस्थित रूप से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन की जो आशा की जाती है वही उद्देश्य होता है। भाई हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन। बालक के व्यवहार परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि बालक जो किसी चीज़ के प्रति जो अभी तक अनभिज्ञ था, अब वो उसके बारे में जान सके, तो उसका जो व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, तो वही हमारा उद्देश्य होता है ना। और इन उद्देश्यों से मतलब तात्पर्य क्या है? जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों में परिवर्तन लाना। तो ज्ञानात्मक जो बच्चा नहीं जानता था अब जानने लगा, भावात्मक जो उसके प्रति उसका क्या भाव था, एक दृष्टिकोण विकसित हुआ, और क्रियात्मक उसके प्रयोग की क्षमता का विकास हुआ। ठीक है। तो ब्लूम ने विभिन्न पक्षों के शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया, और उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात उन्होंने व्यवहार जो परिवर्तन की बात की। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहले शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित कीजिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अधिगम अनुभव। तो शिक्षण अधिगम अनुभव शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होते हैं। तो शिक्षण जो अधिगम जो अनुभव है ना, वो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होते हैं, कि जो बालक सीखेगा, एक्सपीरियंस। अब जैसे हमने कहा कि हमें उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, कौन कौन से, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ये कैसे परिवर्तन होंगे? जब उसका अधिगम अनुभव बढ़ेगा तभी जो है परिवर्तन होंगे, है ना। तो विद्यार्थी अनेक प्रकार के अनुभव करता रहता है, परंतु सभी को अधिगम के अनुभव नहीं कहा जा सकता। उन्हीं अनुभव को अधिगम कहा जा सकता है जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ठीक है ना, कि जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं उन्हीं को हम जो है अधिगम अनुभव कहते हैं, जिससे कि बालक के ज्ञान में वृद्धि हो, उसके जो है क्रियात्मक पक्षों में वृद्धि हो। ठीक है। तो कक्षा में जो शिक्षक होता है विभिन्न विधियों, तकनीकों, व्यूहरचनाओं, शिक्षण सामग्री की सहायता से ऐसी क्रियाएं करता रहता है जिससे विद्यार्थी उन क्रियाओं में संलग्न रहता है और उसमें अपेक्षित अधिगम अनुभव प्राप्त करता है या विकसित होता है। ठीक है। आगे देखिए कहा गया कि व्यवहार परिवर्तन। तो व्यवहार परिवर्तन में यह है कि अधिगम अनुभवों की सहायता से विद्यार्थी में व्यवहार परिवर्तन होता है। ठीक है। और ये व्यवहार परिवर्तन की जो जैसे विधियां हैं, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है। तो अब इसमें व्यवहार परिवर्तन, तो बालक को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, अब उसे ज्ञान हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको जो है बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया, तो कुछ ना कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई। ठीक है। यदि व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित न हो तो इसका अभिप्राय यह है कि अधिगम अनुभव के लिए अपनाए गए साधन प्रभावी नहीं है। ब्लूम साहब कहते हैं कि यदि अपेक्षित व्यवहार जिसकी हमने अपेक्षा की है अगर वो नहीं हो रहा तो इसका तात्पर्य यह है कि अधिगम अनुभव के लिए जो भी हमने स्ट्रेटजी अपनाई वो सही नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक। उन्होंने कहा कि जो है व्यवहार परिवर्तन 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है। और इन तीनों प्रकार के व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन की व्यवस्था भी की जाती है और इन व्यवहार के इन तीनों पक्षों परस्पर संबंध एवं सामंजस्य भी होता है और होना चाहिए। जैसे ज्ञानात्मक है तो ज्ञानात्मक में बालक को हम सिखाते हैं किसी प्रश्नों का जैसे हल ढूंढता है, निरीक्षण करता है ना, मौखिक परीक्षण है। अब भावात्मक में जैसे अभिरुचि परीक्षण, अभिवृत्ति, ये सारी चीज़ें। क्रियात्मक में निरीक्षण करना, प्रयोगशालाएँ क्रियाएँ, योजनात्मक क्रियाएँ,
इन सारी चीज़ों के माध्यम से बालक में व्यवहार परिवर्तन होता है और व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन से ही शिक्षण प्रविधियों, विधियों, तकनीकों आदि की सफलता का मापन किया जाता है। तो ये था ब्लूम साहब का मूल्यांकन आयाम। अब देखिए हमारे पास सामने जो आयाम है तीसरा, वो है शिक्षण अधिगम का प्रबंधन। तो इसको किसने दिया? I.K. डेविस ने कक्षा प्रबंधन के शिक्षण अधिगम प्रबंधन आयाम का प्रतिपादन किया। ठीक है, I.K. डेविस जो थे उन्होंने कक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में जो अपना आयाम प्रस्तुत किया वो था शिक्षण अधिगम का प्रबंधन। इसमें कहा गया कि कक्षा प्रबंधन में अध्यापक व्यवस्थापक की भूमिका निभाता है और कक्षा क्रियाकलापों, शिक्षण क्रियाओं आदि का क्या करता है? प्रबंधन करता है। तो इसमें भी जैसे हर्बर्ट में कहा गया कि अध्यापक ही सब कुछ था, तो इसमें भी इन्होंने माना, डेविस साहब ने भी, कि अध्यापक कक्षा प्रबंधन में अध्यापक व्यवस्थापक की भूमिका निभाता है। मतलब सारी चीज़ों की व्यवस्था उसके द्वारा की जाती है, जिसमें कि कक्षा क्रियाकलाप और जो भी क्लास रूम में एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, शिक्षण क्रियाओं जो टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों का प्रबंधन करता है। यह आयाम क्या है? मानवीय संगठन तथा संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं संस्थान में, विद्यालय में, उन सभी चीज़ों के संगठन और संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है। तो डेविस साहब ने पद बताया, जैसे नियोजन, संगठन, तो जो भी प्लानिंग है, जो भी हमारे पास संसाधन है, उनका अच्छे से नियोजन करना, उनको संगठित रूप में प्रयोग करना, उन्हें एक जो संगठन है, ऑर्गेनाइज है, उसको अच्छे से करना। अगला दिखाया गया कि अग्रसारण और नियंत्रण। अग्रसारण और नियंत्रण पद कक्षा प्रबंधन से जुड़े हुए पृष्ठ पोषण प्रदान करते हैं, यानी कि फीडबैक प्रदान करते हैं। अग्रसारण का मतलब है कि उसको आगे जारी रखना या आगे बढ़ाना, और नियंत्रण बनाए रखना। इस तरह I.K. डेविस का जो सिद्धांत था, तो उन्होंने उसमें बताया कि जो है नियोजन, अच्छे से प्लानिंग करना, जो भी हमारे पास संसाधन है उनको नियोजित ढंग से उसका प्रयोग करना, अप्लाई करना, उन्हें संगठित किए रहना, संगठित रूप में उनका प्रयोग करना, और उस आधार पर जो भी हमको फीडबैक मिलता है उसके आधार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जो है नियंत्रित, और उस चीज़ को, क्रिया को नियंत्रित रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह I.K. डेविस का शिक्षण अधिगम जो ये आयाम था, इन्होंने कक्षा प्रबंधन से संबंधित दिया, जिसमें इन्होंने 4 पद बतलाए थे। आगे देखते हैं कि हमारे सामने जो चौथा शिक्षण संगठन आयाम है, उसे हम शिक्षण संगठन, ऑर्गेनाइज टीचिंग कहते हैं। शिक्षण संगठन आयाम इस तथ्य पर आधारित है कि शिक्षण विचारहीनता से विचार युक्तता की ओर ले जाने वाला है। इस आयाम के अंतर्गत ये कहा गया कि जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग है, वो क्या है? विचारहीनता है। मतलब जो बालक के अंदर किसी चीज़ के प्रति कोई भी ज्ञान नहीं था, अब विचार युक्तता की ओर ले जाने वाला, यानी कि उससे संबंधित ज्ञान उसमें डालने वाला एक ऐसी ये प्रक्रिया है, जैसे स्मृति से अनुक्रिया स्तर की ओर। तो इसमें ये कहा गया है कि स्मृति से अनुक्रिया स्तर की ओर। तो इसके कुछ पद भी बतलाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए, पहला पद कहते हैं स्मृति स्तर। स्मृति स्तर की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है स्मृति स्तर पर कक्षा प्रबंधन का नियंत्रित विस्तार अध्यापक द्वारा किया जाता है। तो ये जो पहला पद है, स्तर है इस आयाम के अंतर्गत, उसमें स्मृति जो मेमोरी लेवल है, इसके अंतर्गत टीचर जो होता है, कक्षा प्रबंधन का नियंत्रण तथा विस्तार, तो जो कंट्रोल है और उसको जो बढ़ाता है, वो अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। उसके लिए जो भी वो क्रियाएं अपनाता है, ठीक है, तो उसके दौरान बालकों को वो समझाता है, किसी चीज़ के प्रति नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, पाठ का विस्तार करता है, ये सब चीज़ें उसका नियंत्रण स्वयं करता है। समझने के स्तर में कक्षा प्रबंधन को अध्यापक तथा छात्र दोनों ही नियंत्रित करते हैं। तो कैसे करते हैं? जब किसी चीज़ को हमने बच्चों को बतलाया, आपने उनको समझाया, तो फिर बच्चा क्या करता है कि आपसे थोड़ा सा प्रश्न करता है, या आपने ही उससे मूल्यांकन किया कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया, उसका बोध कितना लेवल, जो बोध का लेवल है कितना, अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपने उससे कुछ प्रश्न किए। इस बीच डिस्कशन हुआ दोनों के बीच में, तभी उसके अंदर किसी चीज़ के प्रति बोध आता है, समझ आती है। उसके बाद हम देखते हैं चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर में क्या कहा गया है कि जिसे अनुक्रिया स्तर भी कहते हैं, किस स्तर पर छात्र क्रियाकलापों के प्रबंधन को करते हैं। मतलब कि अब जो भी चीज़ हमने उसको पढ़ाई, जो भी है बीच में समझ हुई, जो एक दूसरे के डिस्कशन के द्वारा, अब उसको अप्लाई करने का टाइम है।
तो हमने उसे कोई होमवर्क दिया या उसे प्रोजेक्ट वर्क दिया या उससे कुछ कार्य करने को कहा, तो इन क्रियाकलापों के प्रबंधन छात्र कक्षा क्रियाकलापों के प्रबंधन को करते हैं। ठीक है, तो छात्र जो भी आप काम दे रहे हैं तो छात्र उन सारी क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, उन्हें करते हैं, आप सिर्फ उनको देखते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि यह शिक्षण की सकारात्मक सुधार अवस्था होती है। तो इस तरह से बालक में एक सकारात्मक पॉजिटिव जो है एक इम्प्रूवमेंट सुधार आता है, ऐसा जो है इस आयाम के अंतर्गत माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कक्षा प्रबंधन के जो प्रमुख आयाम थे, जैसे हार्वर्ड मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम, प्रबंधन और शिक्षण संगठन जैसे आयामों को समझा। तो यहाँ पर कक्षा प्रबंधन के प्रमुख आयाम पूरे होते हैं। अगले वीडियो में हम कक्षा प्रबंधन से संबंधित इसके अन्य टॉपिक को देखेंगे। तो फ्रेंड, आपने देखा कि कक्षा प्रबंधन के आयामों के अंतर्गत कौन कौन से आयाम आते हैं, तो इन आयामों का कक्षा प्रबंधन में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।